हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। स्क्रीन शेयर हो रही है बेटा? यस। ओके, ओके। तो हमने बेटा जी यहाँ से शुरू किया था, इनकम टैक्स के रेट से शुरू किया था हमने। और जो टैक्स के रेट्स हैं उन पर मैंने छोटा सा नोट बनाया है, क्लास के बाद आपको भेज दूंगा मैं। तो इनकम टैक्स रेट्स जो हैं, असेसमेंट ईयर 2021 हमारा असेसमेंट ईयर है। इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई एंड आर्टिफिशियल पर्सन के लिए ये रेट्स हैं, क्योंकि ये इंडिविजुअल एचयूएफ और एओपी एंड बीओआई ये तीनों असेसमेंट हमारे सिलेबस में है और तीनों के केस में हमें टैक्स कैलकुलेट करना है। तो कंपनी हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इन तीनों के जो रेट्स हैं वो कॉमन है, इसलिए कोई ज्यादा दिक्कत हमें नहीं आएगी। सबसे पहले नॉर्मल कैटेगरी है, फिर सीनियर सिटीजन की कैटेगरी है, फिर सुपर सीनियर सिटीजन की कैटेगरी है। आपको ध्यान क्या रखना है क्वेश्चन में कि कई बार वो क्या करता है, एज लिखता है, ही इज 42 ईयर्स, ही इज 63 ईयर्स, ही इज 82 ईयर्स। फिर तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अप टू 60 ईयर्स नॉर्मल रेट लगता है, 60 प्लस पर सीनियर सिटीजन का रेट लगता है, 80 प्लस पर सुपर सीनियर सिटीजन का रेट लगता है। लेकिन जब वो डेट ऑफ बर्थ लिख देता है तो हमें दिक्कत आ सकती है। उसमें वो एग्जामिनर क्या करता है, थोड़ी सी ये कह लो कि बात को घुमाने की कोशिश करता है। आपने क्या देखना है, आपने देखना है कि आपके प्रीवियस ईयर के अंदर किसी भी दिन वो 60 साल का हो गया, किसी भी दिन, साल के किसी महीने में किसी भी दिन वो 60 साल का जिस दिन हो गया वो सीनियर सिटीजन हो जाएगा। क्योंकि वैसे तो जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल को शुरू होता है, 31 मार्च तक जाता है। लेकिन अगर प्रीवियस ईयर के फरवरी में कोई 60 साल का हो गया तो उस पर सीनियर सिटीजन का रेट लगेगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में जो 60 साल का हो गया उस पर सीनियर सिटीजन का रेट लगेगा, और जो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में 80 साल का हो गया, 80 प्लस हो गया, 80 ईयर्स कंप्लीट कर लिए उसने, किसी भी महीने में किसी भी दिन कर लिए, तो सुपर सीनियर सिटीजन हो गया। और नॉर्मल केस में 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। सीनियर सिटीजन के केस में 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, और सुपर सीनियर सिटीजन के केस में 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। उसके बाद जो रेट्स हैं वो फिर 5% से शुरू होते हैं, और 2.5 लाख से 5 लाख तक रेट 5% ही रहेगा, नॉर्मल के केस में भी और सीनियर सिटीजन के केस में भी। क्योंकि सीनियर सिटीजन 3 लाख से ऊपर टैक्सेबल है, तो 3 लाख से 5 लाख तक वो 5% में रहेगा। लेकिन जब 5 लाख क्रॉस होगी तो सबके लिए एक ही रेट हो जाएगा। तो सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन, नॉर्मल केस, सबके लिए 20% हो जाएगा, और 10 लाख से ऊपर भी सबके लिए एक रेट हो जाएगा 30% का। तो ये तो हमारे इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी के रेट्स हैं, जो किताब में 2 तरह से लिख के दिए हुए हैं। उसके बाद है सरचार्ज। सरचार्ज जो है वो सिर्फ इंडिविजुअल के लिए है, याद रखिए आप। यानी कि जब हम पार्टनरशिप फर्म में हैं, एओपी में हैं, एचयूएफ में हैं, फिर सरचार्ज नहीं है। सरचार्ज सिर्फ इंडिविजुअल पर है, और सरचार्ज होता क्या है? सरचार्ज होता है टैक्स पर टैक्स, जो टैक्स आपने कैलकुलेट किया है उसके ऊपर सरचार्ज। तो
50 लाख तक अगर आपकी टोटल इनकम है, कोई सरचार्ज नहीं है। सरचार्ज 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में 10% ऑफ टैक्स है, 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में अगर आपकी टोटल इनकम है तो 15% ऑफ टैक्स है, 2 करोड़ से 5 करोड़ तक की इनकम है तो 25% ऑफ टैक्स है, और 5 करोड़ से ऊपर है तो 37% ऑफ टैक्स है। ये कैलकुलेशन ऊपर के टेबल से जो टैक्स कैलकुलेशन हुई है उस पर है। So in case of shares, maximum rate of surcharge shall be 15%। इस बात का ध्यान रखिए कि अगर हम ये जो टैक्स की कैलकुलेशन शेयर्स पर कर रहे हैं, चाहे वो लॉन्ग टर्म है चाहे वो शॉर्ट टर्म है, इससे फर्क नहीं पड़ता। आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कमाया है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाया है, शेयर्स पर कमाया है तो उस पर, और वो 50 लाख से ऊपर कमाया है, इस बात का भी ध्यान रखें। तो सरचार्ज जो है 50 लाख से 1 करोड़ तक तो 10% रहेगा, 1 करोड़ से ऊपर वो 15% हो जाएगा, यानी कि 2 करोड़ से 5 करोड़ वाली लिमिट और 5 करोड़ से ऊपर वाली लिमिट सब में 15% हो जाएगा। लेकिन इस तरह की कैलकुलेशन आपको कम मिलेगी, लेकिन एग्जामिनर आपको तंग करने के लिए ऐसी स्थिति बना सकता है। वैसे आपको किताबों में ऐसे कोई सवाल नहीं मिलेंगे कि उसकी जी 2 करोड़ की इनकम है उसको उस पर टैक्स कैलकुलेट करो, कोई एक भी सवाल नहीं मिलेगा आपको। फिर मैं आता हूं स्पेशल रेट्स पर। ये जो स्पेशल रेट्स हैं इनको ध्यान से देखिए, ये हमें कैलकुलेशन में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला स्पेशल रेट है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स पर टैक्स है 15%, लेकिन जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है, जो कि किताब में नहीं लिखा हुआ, विद बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। इसका मीनिंग समझ लीजिए कि अगर मेरी जो इनकम है वो सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स है ओनली, सॉरी, बहुत से लोग हैं जो क्या करते हैं, जिनके बच्चे हैं, जिनकी वाइफ है सर्विस में नहीं है, उनके नाम पर वो शेयर की ट्रेडिंग करते हैं। उनको फायदा क्या है? बेसिक एग्जम्पशन मिल जाएगी। अगर 60 साल से कम उम्र है तो 2.5 लाख पर तो टैक्स लगेगा ही नहीं। अगर 60 साल की उम्र है तो 3 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा। अब मेरे कुछ दोस्त हैं उनकी जो वाइफ हैं वो 60 साल की हो चुकी हैं, क्योंकि मेरे जो दोस्त हैं वो मेरी ही एज की कैटेगरी में है, 65-66 ईयर्स के हैं सब। तो उनको एक एडवांटेज मिल गया कि वाइफ के नाम पर ट्रेडिंग की और 3 लाख तक तो टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा। उसके बाद सुनो ध्यान से, जब 3 लाख क्रॉस करेगा तो ये जो बेसिक रेट है वो लागू नहीं होंगे, 20% वाले 30% वाले ना, एक ही रेट लगेगा 15%। दूसरा स्पेशल रेट है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स का। देखो, शॉर्ट टर्म पर तो 15% टैक्स है, लॉन्ग टर्म पर 10% टैक्स है, लेकिन पहले 1 लाख रुपए पर टैक्स है ही नहीं। यानी कि 1 लाख रुपए की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स अगर होगा, 1 लाख पर टैक्स ही नहीं होगा। 1 लाख से ऊपर जो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाएंगे उस पर टैक्स होगा, वो भी 10% होगा।
लेकिन यहाँ एक बात है, विदाउट एनी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। देखो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में तो विद बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, और जब मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शेयर्स में आता हूं तो विदाउट एनी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। और तीसरा रेट है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन कैपिटल एसेट्स, यानी कि आप कह लो शेयर्स को छोड़ के गोल्ड है, सिल्वर है, लैंड है, बिल्डिंग है, चाहे वो प्लॉट हो, चाहे वो कमर्शियल हो, चाहे वो रेजिडेंशियल हो। हमने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का चैप्टर किया हुआ है, तो उस पर 20% है, विदाउट एनी एग्जम्पशन लिमिट है, सीधा लगेगा। इसी तरह से ऑल कैजुअल इनकम लॉटरी है, सबसे इंपॉर्टेंट लॉटरी है उसमें, और हॉर्स रेसेस हैं, पजल्स हैं, टीवी शोज हैं, उन सब पर 30% है, और यहां भी विदाउट एनी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। जब मैं कहता हूं ना विदाउट एनी एग्जम्पशन लिमिट, इसका मीनिंग समझ लीजिए। अगर किसी की 1 लाख की लॉटरी निकल आई, 1 लाख की, बेसिक एग्जम्पशन तो 2.5 लाख तक है, 2.5 लाख तक तो कोई टैक्स लगना नहीं चाहिए, लेकिन अगर लॉटरी निकली 1 लाख की तो 30% टैक्स लगेगा। इसको कहता हूं मैं विदाउट एनी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। अब 2 कैलकुलेशनें हो चुकी हैं, एक टैक्स कैलकुलेट हो चुका है, और अगर 50 लाख से ऊपर इनकम है तो सरचार्ज कैलकुलेट हो चुका है। टैक्स प्लस सरचार्ज दोनों का टोटल हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। अब इन दोनों के टोटल पर लगेगा 4% ऑफ टोटल टैक्स, यानी कि पहले टैक्स कैलकुलेट होगा, उस पर सरचार्ज कैलकुलेट होगा, फिर दोनों का टोटल होगा, और उस पर लगेगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। 4% लगेगा, 4% लगेगा। पहले इसको हायर एजुकेशन सेस कहते थे, पहले इसको एजुकेशन सेस कहते थे। शुरू में 2% लगा तो ये एजुकेशन सेस हुआ करता था, फिर इसको 3% किया गया, फिर होता था 2% एजुकेशन सेस, 1% हायर एजुकेशन सेस, फिर दोनों का टोटल करके करते से 3%। अब क्या किया सरकार ने, अब उन दोनों प्रोविजंस को खत्म करके सीधा इसका नाम रख दिया हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। फिर है 87A की रिबेट। 5 लाख तक इंडिविजुअल इनकम, सिर्फ इंडिविजुअल, ये जो रिबेट है ये ना HUF को है, ना फर्म को है, ना AOP को है। This rebate is available to individual only, और ये रिबेट तब है अगर टोटल इनकम 5 लाख क्रॉस नहीं करती है, क्योंकि 5 लाख 100 रुपए अगर हो गई तो नहीं मिलेगी, 5 लाख 1 रुपया होगी तो भी नहीं मिलेगी, क्योंकि यहां लिखा है इन केस टोटल इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल डज नॉट एक्सीड 5 lakhs, रिबेट इज अलाउड एज अंडर। क्योंकि 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% टैक्स बनता है 12,500, और एक्चुअल टैक्स विच एवर इज लेस, यानी कि अगर आप 4 लाख पर टैक्स कैलकुलेशन करेंगे, जो भी टैक्स बनेगा वो माइनस हो जाएगा, टैक्स नील हो जाएगा। इवन पूरे 5 लाख पर भी आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे, 12,500 आएगा, आप 12,500 माइनस कर देंगे, टैक्स आपका नील हो जाएगा। 2 शर्तें हैं। नंबर 1, ये रिबेट सिर्फ इंडिविजुअल को है, और दूसरी शर्त है ये रिबेट तब है अगर टोटल इनकम 5 लाख को क्रॉस नहीं करती है। तो यस Sir, here individual means only the first category, or नहीं, इंडिविजुअल मीन्स
ए बी सी, मिस्टर सुरेश, मिस्टर रमेश, इनको हम इंडिविजुअल्स कहते हैं। जो That इंडिविजुअल, means he can also be a senior citizen or super senior. हाँ, वो कोई भी हो, वो चाहे नॉर्मल हो, चाहे सीनियर सिटीजन हो, चाहे सुपर सीनियर सिटीजन हो, लेकिन वो इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल मीन्स ए लिविंग पर्सन। इंडिविजुअल मीन ए लिविंग पर्सन। यानी कि HUF, हालांकि HUF में भी लिविंग पर्सन होते हैं, लेकिन उनको अवेलेबल नहीं है। पार्टनरशिप फर्म ABCR पार्टनर्स, उसमें भी नहीं है। ये सिर्फ जो सिंगल इंडिविजुअल है उसमें है ये। यानी कि नॉर्मली मैं बता दूं आपको, सैलरीड क्लास आती है इसमें, उनके लिए है। राइट। अब आते हैं हम, मैंने आपको कहा था कि आप लोग दूसरी नजर मारेंगे टेबल पर, जनरल डिडक्शंस के टेबल पर। और टेबल शुरू होता है 80C से। ये जनरल डिडक्शंस क्या है, ध्यान से सुन लीजिए। जब हम किसी की इनकम पांचों हेड्स में कैलकुलेट करते हैं, हो सकता है उसकी सैलरी इनकम भी हो सकता है उसकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम भी हो सकता है कैपिटल गेन भी हुआ हो सकता है अदर सोर्सेज में इंटरेस्ट की इनकम भी हो। ये चार इनकम तो बड़ी कॉमन है। हाँ, बिजनेस इनकम उसकी शायद ना हो, क्योंकि जो सैलरीड क्लास होती है वो बिजनेस कर नहीं सकती। तो क्या है कि ये पांचों हेड्स की इनकम में से मेरी अगर 3 इनकम है, 4 इनकम है, उनका टोटल कर लिया जाएगा। दैट इज कॉल्ड ग्रॉस टोटल इनकम। उसको हम ग्रॉस टोटल इनकम कहते हैं। दैट इज कॉल्ड ग्रॉस टोटल इनकम। और जब हम ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट कर लेते हैं, तब बारी आती है जनरल डिडक्शंस की। जनरल डिडक्शंस, ध्यान से सुन लीजिए, सारे हेड्स की टोटल करने के बाद मिलती हैं। अपने अपने चैप्टर की डिडक्शन हम पढ़ चुके पिछले सेमेस्टर में। सैलरी की डिडक्शन अपनी क्या है? स्टैंडर्ड डिडक्शन। हाउस प्रॉपर्टी की अपनी डिडक्शन क्या है? 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड इंटरेस्ट ऑन लोन। ये हम पिछले साल पढ़ चुके। तो डिडक्शंस दो तरह की हैं, एक तो है अपने अपने चैप्टर्स की और एक है जनरल डिडक्शंस। तो अपने अपने चैप्टर्स की डिडक्शन कैलकुलेट करने के बाद हम ऑलरेडी टोटल कर लिया हमने, वो हमने पिछले सेमेस्टर में पढ़ लिया। अब उन पांचों हेड्स की इनकम का टोटल कर लीजिए, उसको हम GTI कहेंगे। दैट इज कॉल्ड GTI, ग्रॉस टोटल इनकम। उसको मैं कहता हूं ग्रॉस टोटल इनकम, GTI। उसमें से दूंगा डिडक्शंस, और ये डिडक्शंस 80C से शुरू होती हैं, 80U तक जाती हैं। उनको माइनस कर दूंगा तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगी टोटल इनकम। ये जो हमने टैक्स रेट पढ़े हैं, ये सब कुछ पढ़ा है, ये टोटल इनकम पर लगते हैं आफ्टर डिडक्शंस। डिडक्शन देने के बाद, यानी कि जो मेरी टैक्सेबल इनकम है, जिस पर मैंने टैक्स पे करना है, उसको मैं टोटल इनकम कहता हूं। तो टोटल इनकम पर पहुंचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जनरल डिडक्शन देनी पड़ेगी। अब ये जो जनरल डिडक्शंस हैं, इनको आप यूं, अगर मैं आपको ये कहूं कि जी इनको याद करना शुरू कर दो, दिक्कत आएगी आपको, इतनी जल्दी याद नहीं होंगी ये। आपने देख लिया होगा उसका टेबल, यानी कि चैप्टर तो पढ़ना दूर की बात है,
अगर आप चैप्टर पढ़ेंगे वो तो लंबा चौड़ा है, लेकिन उसका सिर्फ टेबल ही अगर आप पढ़ेंगे जो मैंने आपको रेफर किया था वो भी काफी लंबा चौड़ा है। हाँ, उस पर थ्योरी का क्वेश्चन उस पर भी आता है 15 नंबर, लेकिन हमें न्यूमेरिकली हैंडल करना है क्वेश्चन। तो आपको सेक्शन 80C से ये डिडक्शन शुरू करनी होंगी। 80C हमने पिछले सेमेस्टर में पढ़ लिया था, क्या है? सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, यानी कि अगर कोई सेविंग करता है, इन्वेस्टमेंट करता है 1,50,000 रुपए तक, 1,50,000 रुपए तक की सेविंग या इन्वेस्टमेंट करता है, जिसकी पहली आइटम प्रूडेंट फंड है, तो 1,50,000 रुपया उसकी टोटल इनकम में से, टैक्सेबल इनकम में से माइनस हो जाएगा। अब इसको आप यूं समझिए, ध्यान से सुन लीजिए कि अगर कोई सैलरीड क्लास पर्सन है और वो 1.5 लाख तक की सेविंग या इन्वेस्टमेंट 80C की करता है, तो 50,000 रुपए की उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन है। आज की तारीख में जिसकी टोटल इनकम सैलरी से 7 लाख रुपया है, तो उसको क्या करना चाहिए? 1.5 लाख रुपए की सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए। उसको 1 पैसा भी इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि 7 लाख में से सबसे पहले 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस हो जाएगी, फिर बच जाएंगे 6.5 लाख, उसमें से 1,50,000 रुपए उसके सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट में चले जाएं। जैसे मान लो अकेला प्रूडेंट फंड में ही कटवा दे 1,50,000, तो उसकी इनकम रह जाएगी 5 लाख। 5 लाख 1 रुपया नहीं होनी चाहिए, 5 लाख होनी चाहिए। 5 लाख पर टैक्स बनेगा 12,500, और 12,500 पर उसको 12,500 की ही सेक्शन 87A की रिबेट मिल जाएगी और उसका टैक्स हो जाएगा निल। सो आज की तारीख में जिसके पास सिर्फ, मैं एक की बात की, अभी मैंने सिर्फ 80C की बात की है, अभी दूसरी डिडक्शंस की बात नहीं की है, मैंने सिर्फ 80C की बात की है कि अगर 80C की डिडक्शन क्लेम कर ले वो 1.5 लाख की, प्रूडेंट फंड में जमा करा दे। हाँ, आपको बता दूं मैं, क्योंकि अभी आपको तो इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन अगले साल जो क्लास आएगी उसको इफेक्ट करेगा, कि सरकार ने क्या किया इस बार कि ये जो प्रूडेंट फंड है इसमें लोग पैसे बहुत जमा करने लग गए। ये हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनका अपना बयान आया है कि लोगों के पास तो पैसा ही बड़ा है, लोग तो पैसे ही बड़ा जमा करते हैं, और सरकार की नजर हमेशा लोगों के पैसे पर ही है। सरकार की नजर किस पर है? लोगों के पैसे पर। और मैडम ने क्या किया, तुरंत लॉ बना दिया, प्रपोजल में जो आया, कि कोई भी आदमी साल का 2.5 लाख से ऊपर प्रूडेंट फंड में जमा नहीं करेगा। अगर जमा करेगा तो उस पर जो ब्याज मिलेगा उस पर टैक्स लगेगा, तो टैक्सेबल हो जाएगा। प्रूडेंट फंड के ब्याज पर टैक्स नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि ऐसे आम लोग, मैं कह रहा हूं, मैं बेटे आम लोगों में आता हूं, हमारी कैटेगरी के जो लोग हैं वो आम लोगों में आते हैं, हम कोई खास लोगों में नहीं से आते हैं। अब जो मेरे स्टेटस का प्रोफेसर इस समय कॉलेज में है, उसकी महीने की सैलरी है 2 लाख रुपया, जो यानी कि हाईएस्ट स्केल में बैठा है, मेरे जैसा है, उसकी महीने की सैलरी है 2 लाख रुपए। और अगर वो मियाँ बीबी दोनों सर्विस करते हैं तो दोनों को 2-2 लाख मिलते हैं। बहुत लोग हैं ऐसे हमारे। अब 4 लाख रुपए महीने के उन्होंने करने ही क्या है, इतना खर्चा तो होता नहीं, तो वो क्या करते थे, दोनों 1-1 लाख रुपए प्रूडेंट फंड ही कटा देते थे।
हालांकि डिडक्शन तो 1.5 लाख की मिलेगी, लेकिन मैंने अगर 12 लाख रुपए साल के प्रोविडेंट फंड में जमा कर लिए तो 12 लाख पर जो ब्याज मिलेगा मुझे, वो मिलेगा लगभग 7%। 12,84,000 रुपया एक बंदे को, 84,000 रुपया दूसरे को, और जो बैलेंस आपका इकट्ठा होएगा, लोगों का 1-1 करोड़ रुपए का बैलेंस क्रॉस कर चुका है। 1 करोड़ के बैलेंस पर 7 लाख रुपया तो टैक्स वैसे ही, इंटरेस्ट वैसे ही मिल गया। तो फाइनेंस मिनिस्टर को बहुत तकलीफ हुई कि लोग तो ब्याज में ही पैसे कमाई जा रहे हैं। फाइनेंस मिनिस्टर ने पाबंदी लगा दी कि 2.5 लाख से ऊपर कोई कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। आपको तो नहीं पता लगेगा क्योंकि आप तो एक स्टूडेंट हो, लेकिन जो हमारी कैटेगरी के लोग हैं जो लाख रुपया महीना कटवाते थे, हाहाकार मच गया। हाहाकार इसलिए मच गया कि अब वो 20,000 रुपये महीना कटवा पाएंगे, उसी से 2,40,000 हो जाएगा, और बाकी पैसों का क्या करेंगे वो। तो हाहाकार मच गया, काफी चिट्ठियां लिखी गई। तो अब जब बजट पास हुआ तो फाइनेंस मिनिस्टर ने इसको 5 लाख कर दिया है। आज की पोजीशन ये है 5 लाख रुपए तक आप प्रूडेंट फंड में पैसे जमा कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा करोगे उस पर जो ब्याज मिलेगा वो टैक्सेबल होगा, और हमारी कैटेगरी में टैक्स 30% है ही, क्योंकि 10 लाख क्रॉस की इनकम तो आप 30% टैक्स की ब्रैकेट में है, तो 30% टैक्स ठुकेगा। आज की पोजीशन ये है 5 लाख से ज्यादा, और 5 लाख का मतलब ये हुआ कि लगभग 40 to 42,000 पर मंथ ही कटा सकते हो आप जीपीएफ। इससे ज्यादा नहीं कटा पाओगे। इससे ज्यादा कटाओगे तो जो ब्याज मिलेगा उस पर 30% टैक्स लगेगा। तो मैंने अभी 80C की बात कर रहा था। 80C, यस सर, वो जो 12,500 वाली रिबेट है, हाँ, वो अगर 5 लाख क्रॉस हो जाता है तो वो तब डिडक्ट होंगे या वो पूरा ही उसको चार्ज होगा? जीरो, वो फिर नहीं मिलेगी, फिर नहीं मिलेगी। वो मिलेगी सिर्फ उसको जिसकी टोटल इनकम 5 लाख तक है। इसका मतलब पता क्या हुआ, मेरी इनकम अगर 8 लाख भी है तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे 3 लाख उसको नीचे लाना ही होगा अगर टैक्स से बचना है। उसके लिए रास्ते हैं, हम डिडक्शंस देखेंगे। डिडक्शन में रास्ते हैं उसके लिए कि आप हेल्थ इंश्योरेंस करा लीजिए, आप डोनेशन कर दीजिए, क्योंकि टैक्स देने से अच्छा तो है कि कहीं डोनेशन कर दो, उसी में आपको रिबेट भी मिल जाएगी और टैक्स भी नीचे आ जाएगा। तो वो रास्ते हैं। 7 लाख तक तो कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 7 लाख तक तो आप 50,000 आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन है और 1.5 लाख आप सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट में डाल दीजिए, प्रोविडेंट फंड में डाल दीजिए। 7 लाख तक तो आप कोई टैक्स नहीं देता, कोई भी नहीं देता। हाँ, तो 7 लाख क्रॉस करते हो, फिर जितना ऊपर जाता है उतने का इंतजाम कर लीजिए। तो डिडक्शंस में उसका भी इंतजाम हो सकता है, उसका इंतजाम कर लीजिए। आप 5 लाख से नीचे रहिए, आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। राइट। अब आता हूं मैं अपनी किताब के डिडक्शंस के टेबल पर आता हूं, जहां 80C से जो शुरू होती है। उस टेबल में अगर आप देखेंगे पेज नंबर 1.99 पर ये डिडक्शन शुरू होती है, और उसमें पहली डिडक्शन 80C की है, जो प्रूडेंट फंड की पहली आइटम है, चाहे वो एसपीएफ है, चाहे वो आरपीएफ है, चाहे वो पीपीएफ है, चाहे वो उन तीनों में 1.5 लाख तक आप क्वालिफाई करते हो। उसके बाद इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है। पुरानी पॉलिसी पर 20% की लिमिट है, यानी कि जितने की आपकी पॉलिसी है उसका 20% आप प्रीमियम
मैक्सिमम दे सकते हो, उसकी लिमिट रहेगी। उससे ज्यादा प्रीमियम दोगे तो 20% पर ही आपको सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट में जोड़ा जाएगा। नई पॉलिसी है तो 10% ही रह जाएगा। नई पॉलिसी पर यानी जो नई किसको कहता है, ये 1 अप्रैल 2012 के बाद की पॉलिसी को नई पॉलिसी कहता है। 1 अप्रैल 2012 से पहले की जो पॉलिसी है, क्योंकि इंश्योरेंस की पॉलिसी लंबे समय तक चलती है। अब कोई 20 साल की पॉलिसी लेता है, कोई 30 साल की पॉलिसी लेता है, तो जो पुरानी पॉलिसियां हैं उस पर तो 20% तक आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो पॉलिसी अमाउंट का। नई पॉलिसी अगर 1 अप्रैल 2012 के बाद दी है तो आप 10% ही कंट्रीब्यूट कर सकते हो। बस एक ही लिमिट है इस चैप्टर में, बाकी तो बेटा जी सारी आइटम्स ही हैं और 25 आइटम्स हैं। आप कहीं भी पैसे जो हैं वो जमा कर लीजिए। उसमें बच्चों की फीस भी इसी में है, उसमें हाउसिंग लोन की प्रिंसिपल अमाउंट भी इसी में है। तो ये 25 आइटम है, कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। आपको एक रीडिंग देनी है, जस्ट गिव ए रीडिंग। अगर मैं ये कहूं कि आप इनको याद कर लो जी पहले, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर है ये। हाँ, इसको जब मैं सवाल करूंगा, 100 सवाल है हमारी किताब में कम से कम। जब आप 100 सवाल अपने हाथ से करोगे ना, ये याद नहीं करनी पड़ेंगी, अपने आप ही याद हो जाएंगी। जब 10 बार आप पढ़ोगे ना, और फिर सारी तो सवालों में होती भी नहीं। सवालों में तो इनमें से मुश्किल से 20% मिलेंगी आपको। बाकी तो चैप्टर है, लंबा चौड़ा चैप्टर है, तो सारी प्रोविजन लेके चलता है। दूसरी आइटम सवाल में है 80CCC। देखिए, पेंशन फंड है, पेंशन फंड। आपको पता होगा कि पेंशन पॉलिसियां मिलती हैं, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस भी कवर हो जाता है और फिर आपको बाद में उसमें LIC वाले भी देते हैं, पेंशन मिलेगी। उसमें भी सेम प्रोविजन है और 80C वाली ही लिमिट है 1.5 लाख की। फिर तीसरी आइटम है 80CCD, एम्प्लॉइज ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एंड अदर एम्प्लॉइज और सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स। न्यू पेंशन स्कीम, वहां भी वही 1.5 लाख की लिमिट है। इन पहले तीनों पॉइंटों को क्लब कर दिया गया है चौथे पॉइंट में 80CCE में रिस्ट्रिक्शन लगा के। क्या? इन तीनों का टोटल 1.5 लाख, चाहे आप 80C में हो इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स में, चाहे आप 80CCC में हो पेंशन फंड में है, या आप 80CCD में हैं, यानी कि चाहे आप गवर्नमेंट की न्यू पेंशन स्कीम में है, तो इन तीनों का क्वालिफाइंग अमाउंट 1.5 लाख है टोटल। चौथा पॉइंट यही लिखा हुआ है कि इन तीनों का टोटल 1.5 लाख रहेगा। पांचवा पॉइंट है 80CCG, इन्वेस्टमेंट मेड इन इक्विटी सेविंग स्कीम। ये आपको सवालों में कम मिलेगा, लेकिन आप थ्योरेटिकली इसको, क्योंकि थ्योरी का क्वेश्चन भी आता है, थ्योरेटिकली ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन सवालों में नहीं मिलेगा। सवालों में आपको मिलेगा 80D, ये सवालों में आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस आजकल बहुत कॉमन है, यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को तो करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत कम करवाते हैं, लेकिन अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी करवाने लग गए हैं।
वैसे मैं इसकी जरूरत नहीं समझता था, हमने कभी नहीं करवाई, लेकिन प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉइज इसको जरूर करवाते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय इसलिए नहीं करवाते हैं कि जितनी देर यानी कि वो सर्विस में है तो स्टेटस के मुताबिक उनके लिए हॉस्पिटल्स फ्री हैं। जैसे हमारे लिए पीजीआई भी फ्री है, 32 सेक्टर का हॉस्पिटल भी फ्री है, 16 का हॉस्पिटल भी फ्री है, तो हमें जरूरत नहीं पड़ती गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को। लेकिन जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनके लिए अच्छी स्कीम है कि आप 25,000 रुपया हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लीजिए। सीनियर सिटीजन है तो 50,000 रुपया हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी ले लीजिए, माइनस हो जाएगा आपकी टोटल इनकम में से। हाँ, यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है 5,000 की, हेल्थ चेकअप। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है ये। जैसे अगर मेरी इनकम, टोटल इनकम 7,04,000 हो गई, 7,04,000 हो गई, तो मैं क्या करूंगा, 4,000 जो मेरी अमाउंट बढ़ रही है, मैं 5,000 रुपए तक का हेल्थ चेकअप करवा सकता हूं और इसकी कोई रसीद भी प्रोड्यूस नहीं करनी है। आपको सिर्फ रिटर्न में दिखाना है कि जी मैंने हेल्थ चेकअप कराया था और उसमें 5,000 रुपए खर्च किए थे। आप बच गए, आप बच गए, क्योंकि आपका टैक्स निल हो जाएगा। ये प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है उन लोगों के लिए जो 5,000 रुपए तक की एक्सेस अमाउंट में आ गए और फंस गए, उनके लिए बहुत अच्छी प्रोविजन है। आप हेल्थ चेकअप में 5,000 रुपए डाल दीजिए, कोई रसीद नहीं दिखानी है आपको, मैंने तो हेल्थ चेकअप कराया था जी, 5,000 रुपए खर्च कर दिए हैं, 5,000 सीधे माइनस हो जाएंगे आपकी टोटल इनकम में से। 80D बहुत इंपॉर्टेंट है। सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 है, आम आदमी के लिए 25,000 रुपए तक की पॉलिसी आप हर साल प्रीमियम देते हैं, अब माइनस हो जाएगा। सीनियर सिटीजन के केस में मैं कहां पहुंच गया हूं, ध्यान से देख लीजिए, 7,00,000, नॉर्मल केस में भी 7,55,000 पर पहुंच चुका हूं सैलरीड क्लास में। यानी कि अगर मैं सीनियर सिटीजन हूं, 50,000 की पॉलिसी ले लेता हूं, 5,000 रुपया दिखा देता हूं मैं उसमें हेल्थ चेकअप में, और 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स ही नहीं है, 50,000 की मुझे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी, मुझे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। फिर 7वीं है 80DD, मेडिकली हैंडीकैप्ड डिपेंडेंट। ये भी सवालों में मिलेगी आपको। कई बार अनफॉर्चुनेटली किसी के घर कोई ऐसा बच्चा पैदा हो जाता है जो मेडिकली हैंडीकैप्ड है। बहुत लोग हैं बेचारे जो बदकिस्मत हैं, जिनके बच्चे मेंटली रिटार्डेड हैं, जिनके बच्चे पोलियो हो जाता है उनको, जिनके बच्चे ब्लाइंड पैदा हो जाते हैं, बहुत बदकिस्मत लोग हैं। ये उनके लिए है कि अगर कोई डिपेंडेंट आपके परिवार में मेडिकली हैंडीकैप्ड है तो आपको 75,000 पर एनम, 75,000 रुपया, और सीवियर डिसेबिलिटी है तो 1,25,000 रुपया आपकी इनकम में से माइनस हो जाएगा, आपको ये डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन ये आपको पता होगा कि ये जो हैंडीकैप्ड कैटेगरी के बच्चे होते हैं उनके लिए स्पेशल स्कूल होते हैं, उनमें आप पढ़ाओगे, उन बच्चों को भेजोगे तो आपको काफी ज्यादा खर्च करना पड़ता है। तो इसमें पढ़िए, लिखता है एन अमाउंट स्पेंट ऑन ट्रेनिंग, ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन एंड मेकिंग ए डिपॉजिट विद LIC और UTI अंडर द स्कीम टू प्रोवाइड annuity
टू द मेंटली रिटार्डेड और फिजिकली हैंडीकैप्ड डिपेंडेंट। आप 75,000 रुपया साल का खर्च करते हो तो आपकी इनकम में से माइनस हो जाएगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। सीवियर डिसेबिलिटी है तो 1,25,000 रुपया माइनस हो जाएगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन याद रखिए, जो बात मैं आपको सावधान कर रहा हूं, यू मस्ट हैव स्पेंट दैट मनी, यू मस्ट हैव स्पेंट दैट मनी, आपने वो पैसा खर्च किया है। फिर है 80DDB, एक्सपेंसेस ऑन ट्रीटमेंट। ये जो एक्सपेंसेस ऑन ट्रीटमेंट है, आप अगर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, आपकी वाइफ, आपका कोई बच्चा, तो इसको हम एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन ट्रीटमेंट कहते हैं। अपना आपका है, आपकी वाइफ का है या बच्चों का है, तो उस पर यह एग्जम्पशन है 80DDB की। फॉर सीनियर सिटीजन 40,000 और एक्चुअल एक्सपेंडिचर विच एवरेज लेस फॉर नॉन सीनियर सिटीजन, और सीनियर सिटीजन है तो 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए तक की आपको एग्जम्पशन है अगर आपने खर्च किए हैं। अक्सर लोग बीमार हो जाते हैं और हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ जाता है तो खर्च हो जाता है, तो उस पर ये डिडक्शन है। 80DDB, you must have spent that money. 80E, interest on loan taken for studies. बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है ये भी। आपको पता होगा कि आजकल हायर एजुकेशन के लिए, बच्चों के लिए माँ बाप लोन ले लेते हैं, मैंने भी लिया था बच्चों के लिए। तो 7 साल तक जितना ब्याज आप पे करोगे, जितना भी इंटरेस्ट आप पे करोगे, आपकी इनकम में से माइनस हो जाएगा। सो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड अगेंस्ट द लोन टेकन फॉर हिज ओन स्पाउस एंड चिल्ड्रन एजुकेशन फॉर इनिशियल प्लस 7 years, 7 साल तक का ब्याज माइनस हो जाएगा। फिर मैं आता हूं 80EE, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर acquire a residential house by a first time buyer, और ये आपको सवालों में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ थ्योरेटिकली मिलेगा आपको, लेकिन इसको भी आप पढ़ लीजिए। आप पहला घर बनाते हो तो आपको 50,000 तक का ये रिबेट मिल सकता है। इसी तरह से 11वीं है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर सम रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, ये भी आपको सवालों में नहीं मिलेगा, कम मिलेगा आपको, 1.5 लाख तक की एग्जम्पशन है। 80EEB इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए है, ये भी आपको सवालों में नहीं मिलेगा क्योंकि अभी इलेक्ट्रिक कारें इतनी पॉपुलर नहीं हुई हैं। यानी कि अभी तक जो डिडक्शंस आपके पास आई हैं सवालों में, 80C मिलेगी, 80CCC मिलेगी और 80CCD मिलेगी, पेंशन, न्यू पेंशन पॉलिसी वाली, और 80CCG भी नहीं मिलेगी, 80D मिलेगी, 80DD मिलेगी सवालों में। और अब मैं पहुंचता हूं 80G पर। यस सर 80EE वाली तो बताना सर है। 80E डबल ई ओके। 80EE कहता है इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन टू एक्वायर ए रेजिडेंशियल हाउस बाय ए फर्स्ट टाइम बायर, यानी कि अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हो और आपका जो लोन है वो 35 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए और आपकी प्रॉपर्टी की जो कीमत है वो 50 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए, तब मिलता है। यूं कह लो कि बेटे छोटे शहरों में मिलेगा,
क्योंकि हाँ जी सर। क्योंकि चंडीगढ़ में आपको कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी जिसकी वैल्यू 50 लाख से कम हो। चंडीगढ़, मोहाली, पंचकूला, यहाँ आपको कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी जिसकी कीमत 50 लाख से कम हो। आपको अगर 2-3 बेडरूम का घर, फ्लैट भी देखना है अच्छी कैटेगरी का, तो वो भी 80 लाख 85 लाख से कम नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप खरड़, कुराली, रोपड़ ऐसे शहरों में चले जाएंगे, वहां ये मिलता है। ये एक्चुअली बहुत ही छोटी सी प्रोविजन है, इसलिए आपको सवालों में कम मिलेगी, राइट। मैं आता हूं 80G पर। इस चैप्टर की ये सबसे तंग करने वाली प्रोविजन है 80G। ध्यान से देखिए, डोनेशंस, इसकी जो कैलकुलेशन है उसको समझना होगा। और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये कैलकुलेशन आपको किसी भी सवाल में तंग कर सकती है। ये चाहे वो सवाल इंडिविजुअल का हो, चाहे वो सवाल HUF का हो, चाहे वो सवाल पार्टनरशिप फर्म का हो, क्योंकि 80G की जो डिडक्शन है ये फॉर ऑल असेसीज है, ऑल असेसीज। अभी तक जो आपने ऊपर डिडक्शंस पढ़ी हैं उसका सेकंड कॉलम देखिए आप। 80C इंडिविजुअल एंड HUF के लिए, 80CCC सिर्फ इंडिविजुअल के लिए, 80CCG इंडिविजुअल के लिए, 80D इंडिविजुअल एंड HUF के लिए, 80DDB, 80DDB भी, और उसके बाद 9वां, 10वां, 11वां, 12वां सब इंडिविजुअल के लिए। लेकिन ये पहली आइटम है 80G जो सब के लिए, चाहे आप कंपनी हैं, चाहे आप इंडिविजुअल हैं, चाहे आप पार्टनरशिप फर्म हैं, चाहे आप HUF हैं, चाहे आप AOP हैं, सब के लिए। इसलिए ये हर सवाल में आ सकती है और इसकी कैलकुलेशन आपको तंग कर सकती है। ध्यान से देखिए, पूरी डिडक्शन 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला A पार्ट है जिस पर लिखा है नो लिमिट डोनेशंस। नो लिमिट डोनेशंस, इसका मीनिंग समझिए। नो लिमिट का मतलब क्या है? इसका मतलब है जितना चाहो उतना दान दे सकते हो, नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं। मैं चाहूं 10,000 देना दे दो जी, मैं चाहूं 1 लाख देना दे दो जी, मैं चाहूं 5 लाख देना दे सकता, नो लिमिट। और इस नो लिमिट में भी जो आइटम्स हैं वो हैं बेटा जी 27। ध्यान से देखिए, और इन 27 आइटम में भी कैटेगरी 2 है। पहली 23 आइटम्स 100% कैटेगरी में, 24, 25, 26 और 27, ये 4 आइटम्स स्पेशल हैं जो 50% कैटेगरी में। इसका मीनिंग समझ लीजिए, पहली 23 आइटम्स मैंने 1 लाख रुपए डोनेट किया, 1 लाख की ही डिडक्शन मिलेगी। जितना चाहूं डोनेट कर सकता हूं, 10 लाख डोनेट किया 10 लाख की डिडक्शन मिल जाएगी। आइटम नंबर 24, 25, 26, 27, ये 4 आइटम है। जितना चाहूं डोनेट कर सकता हूं, 10 लाख चाहूं दे सकता हूं, लेकिन डिडक्शन मिलेगी 50% की। 10 लाख दिया, डिडक्शन 5 लाख की मिलेगी।
और ये 4 आइटम्स कौन है? प्राइम मिनिस्टर नेशनल ड्रॉट रिलीफ फंड, प्राइम मिनिस्टर नेशनल ड्रॉट रिलीफ फंड, सूखा पड़ता है जो उसका फंड है ये। फिर अगले 3 जो हैं वो बड़े आसान है याद रखने, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, इंदिरा गांधी मेमोरियल फंड, राजीव गांधी फाउंडेशन। कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है इनको याद रखना। फिर आती है सेकंड कैटेगरी, और उसके लिए मैंने ये नोट बनाया है, लिमिट डोनेशन अंडर सेक्शन 80G। इसी की कैलकुलेशन मिलेगी सवालों में आपको, और यहां 10 आइटमें हैं। विद लिमिट का मतलब समझ लीजिए, मैं जितना चाहूं उतना दान नहीं कर सकता, उस पर लिमिट लगी हुई है। यानी कि एक्चुअल अमाउंट डोनेटेड और अलाउड विच एवर इज लेस लिया जाएगा। इसको हम विद लिमिट डोनेशन कहते हैं। और दूसरी बात क्या है, इसके अंदर 10 आइटमें हैं जो 2 हिस्सों में डिवाइडेड हैं, 8+2। तो मैंने लिखा है देयर आर 8+2 स्पेशल टाइप ऑफ डोनेशंस ऑन विच देयर इज ए लिमिट टू डोनेट। और दूसरी बात क्या है, जो ऊपर थी वो यहां भी है। पहली 8 आइटम्स पर डिडक्शन 50% है और 9वीं और 10वीं पर डिडक्शन 100% है। ऊपर उल्टा था, पहली 23 आइटम्स पर 100% डिडक्शन है और 24, 25, 26, 27 4 आइटम पर 50% डिडक्शन है। यहां क्या है, पहली 8 आइटम्स पर 50% डिडक्शन है और 9वीं और 10वीं पर 100% डिडक्शन है। और मैं आइटम्स पढ़ रहा हूं। पहली है टू स्टेट गवर्नमेंट, दूसरी है टू लोकल अथॉरिटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, तीसरी है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, स्कूल कॉलेज, चौथी है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, मंदिर है, गुरुद्वारे हैं, पांचवी है स्पोर्ट इंस्टीट्यूशंस, छठी है टू ए कॉर्पोरेशन सेटअप टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, सातवीं है टू एन अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हाउसिंग एंड प्लानिंग, और आठवीं है टू प्लेस ऑफ आर्ट, पब्लिक वर्शिप, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, सो नोटिफाइड। ये 8 आइटमें ऐसी हैं जो आपको 50% डिडक्शन देंगी। जितना डोनेट करोगे उसको पहले लिमिट से कंपेयर किया जाएगा, विच एवर इज लेस लिया जाएगा, फिर उसका 50% आपको डिडक्शन मिलेगी। लेकिन 9वीं और 10वीं आइटम्स ऐसी हैं जिसमें अगर आप डोनेट करोगे वो पहली कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, एक्चुअल डोनेशन और लिमिट विच एवर इज लेस, और उस पर 100% डिडक्शन। और ये 2 कौन सी हैं? इंस्टीट्यूशन और एसोसिएशन एंगेज्ड इन प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग इन इंडिया, और दूसरी है ओलंपिक एसोसिएशन। इन 2 जगह पर अगर आप दान करते हैं 100% डिडक्शन मिलेगी, लेकिन है लिमिट डोनेशन में कितना डोनेट कर सकते हो। मैं जितना डोनेट कर सकता हूं उसकी कैलकुलेशन आपको सीखनी पड़ेगी, जो मैंने यहां टेबल में बनाई है। What is the limit donation? An assessee cannot donate more than 10% of the gross taxable income. और gross taxable income कैलकुलेट कैसे होगी? No, what is gross taxable income? Gross total income, GTI. 5 हेड्स का टोटल GTI। तो सर ये हेड्स कौन कौन से, एक बार दोबारा बता दो।
हेड्स बेटा जी पिछले हमने सेमेस्टर में पढ़े, हाउस इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, नंबर 3 कैपिटल गेन, नंबर 4 बिजनेस प्रोफेशन, नंबर 5 अदर सोर्सेस। पांचों का टोटल कर लीजिए जीटीआई। जीटीआई मेरे पास आ गया, ध्यान से सुन लो। उसमें से अब ये मैं डिडक्शंस पर हूं और उसमें 80C पहले आती है, 80G बाद में आती है, 80C भी आ गई, 80DD भी आ गई, 80DDB भी आ गई, अब 80G आ गई। कैसे कैलकुलेशन होगी? जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम, पांचों हेड्स का टोटल जो मेरे पास आया हुआ है, 4 चीजें माइनस होंगी उसमें से। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऊपर टोटल इनकम में है वो, क्योंकि कैपिटल गेन ऊपर आ चुका है हेड में। ऑल अदर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80, जैसे 80C पहले आ चुकी है, 1.5 लाख की मैंने एग्जम्पशन दी है, वो भी यहां आ जाएगी। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स, वो जो 15% वाली कैटेगरी है, वो भी आपको कैपिटल गेन के हेड में मिलेगा। और चौथी पॉइंट जो सबसे खतरनाक है, रिबेटेबल इनकम फ्रॉम एओपी। मैंने आपको पहले ही लेक्चर में ये बात बताई थी, एओपी एक ऐसा चैप्टर है जिसकी टांग हर जगह फंसी हुई मिलेगी आपको। आप इंडिविजुअल का सवाल करते हो, आप फर्म का सवाल करते हो, आप एचयूएफ का सवाल करते हो, हर जगह इसकी टांग फंसी हुई मिलेगी। यहां भी आ गया ये रिबेटेबल इनकम फ्रॉम एओपी। ध्यान से सुन लीजिए, अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूं, एओपी की इनकम 2 तरह की होती है, एक रिबेटेबल होती है, एक नॉन रिबेटेबल होती है। रिबेटेबल माइनस होनी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं इस चैप्टर के बाद सबसे पहले आपको एओपी करवाना चाहूंगा, क्योंकि उसके बिना मैं सवाल ही नहीं कर पा रहा हूं। मैं ना इंडिविजुअल का सवाल कर पा रहा हूं, ना एचयूएफ कर पा रहा हूं, ना मैं फर्म का सवाल कर पाता हूं। एओपी का तो कर ही नहीं पाऊंगा जब तक मैंने एओपी नहीं किया। तो इन सारे चैप्टरों को करने से पहले एओपी का चैप्टर करना जरूरी है। हाँ, एक चैप्टर ऐसा है जिसमें एओपी की टांग आपको नहीं मिलेगी, वो है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। उसको पहले किया जा सकता है क्योंकि वो शुरू में आ जाता है, उसको किया जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि अभी एक बच्चे ने मेरे से सॉल्व करवाए हैं क्वेश्चन, मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं उसके, जो आपकी नई किताब के 8 सवाल आए हैं, मैंने उनको सॉल्व कर लिया है। अगर आप चाहें तो उस चैप्टर को हम पहले कर सकते हैं, क्योंकि उसमें एओपी की टांग नहीं मिलेगी, राइट। लेकिन डिडक्शंस का चैप्टर तो हमें करना पड़ेगा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो कैलकुलेशन है वो 80G की है, जो मैंने अभी बताई आपको। और नेक्स्ट क्लास में मैं इस चैप्टर को आपको सिर्फ टिक करवा दूंगा, क्योंकि हमने रट्टा नहीं लगाना है, आइटम्स को टिक करवा दूंगा। आप इन आइटम्स को बार बार पढ़ते रहिए। जब हम सवाल करेंगे तो अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी, हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बड़े आराम से हम सवाल कर पाएंगे, राइट। एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? No, sir. ओके। तो विल बी मीटिंग डे आफ्टर, क्योंकि गवर्नमेंट ने 10 अप्रैल तक एक्सटेंड कर दी है बेटा जी। फिर आज नोटिफिकेशन आ गई, 10 अप्रैल तक बंद है इंस्टीट्यूट्स। तो हो सकता है 1-2 क्लासें हमें और अभी घर से लेनी पड़े, राइट। चलो, सबके साथ मजबूरी है बेटा जी, हमारी भी आपकी भी, तो लेट अस bear with us, right? Okay, we'll be meeting day after now, इसी टाइम पर मिलेंगे।